फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती में पढ़ाई। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर को पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग इसके नोट्स को देखेंगे। तो विदाउट एनी डिलेइंग लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है मंडल कमीशन से। मंडल कमीशन जो था वो 1979 में स्टैब्लिश किया गया था ताकि वो ऐसे कास्ट ग्रुप को फाइंड आउट कर पाए जो कि अभी भी बैकवर्ड थे। और मंडल कमीशन ने विद इन अ ईयर अपना रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप दिया और वो डेट थी 31 दिसंबर 1980 को। और जो हेड थे ना मंडल कमीशन के, वो बीपी मंडल थे और इन्हीं के नाम की वजह से मंडल कमीशन पॉपुलरली नोन होता था पूरे कंट्री में। मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन था उसमें से मेन रिकमेंडेशन था कि 27% जो वैकेंसीज है ना सिविल पोस्ट में और सर्विसेज में, वो अब रिजर्व हो जाएंगे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और अभी से पहले ये जॉब रिजर्वेशन जो थी ना वो बस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ही मिलती थी। ठीक है। और ये जो पूरा कमीशन था ना उसको ऑफिशियली तो नाम सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कहा जाता था, लेकिन उसे पॉपुलरली मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता था। ये जो रिकमेंडेशंस बने थे, ये इसके डिसीजन मेकर्स कौन थे वो अब हम लोग देखेंगे। तो 1989 की बात है। जनता दल जो है वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोलती है कि अगर वो पावर में आई तो वो मंडल कमीशन के जो रिकमेंडेशन थे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और वीपी सिंह जो थे मंडल कमीशन मतलब जनता दल के हेड, वो प्राइम मिनिस्टर बने। 6 अगस्त 1990 में यूनियन कैबिनेट जो है वो एक फॉर्मल डिसीजन ली कि अब जो है मंडल कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे अब वो इम्प्लीमेंट होंगे। प्राइम मिनिस्टर जो थे वो दोनों हाउसेस को ये इन्फॉर्म कर दिए, मतलब इन्फॉर्म किए और दोनों ही हाउसेस से वो बिल पास हो गया कि अब ये जो मंडल कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे उसको अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा पूरे कंट्री में। जॉइंट सेक्रेटरी जो थे वो ये जॉब रिजर्वेशन का जो ऑफिस मेमोरेंडम था उसको साइन किए और ये जो मतलब रूल था वो 13 अगस्त 1990 को इम्प्लीमेंट हो गया। पूरे कंट्री में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए और ये एक हॉटली डिबेटेड इशू बन गया पूरे कंट्री के लिए बहुत सारे समय के लिए। लोगों के ओपिनियंस जो थे वो कुछ इस प्रकार से थे कि ये कुछ लोग सोच रहे थे कि ये जो एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी है ना लोगों के बीच में डिफरेंट कास्ट से, वो इसको कम कर देगा। जॉब रिजर्वेशन अगर लोगों के बीच में आ जाएगा जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है तो थोड़ा सा जो इनइक्वालिटी है वो कम होगा। कुछ का सोच था कि ये एक फेयर चांस देगा उन लोगों के लिए जो अभी तक रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे थे अच्छे से। ठीक है। कुछ को लग रहा था कि ये इक्वालिटी नहीं देगा लोगों को, मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए तो ये प्रॉफिट है, लेकिन जो जनरल कास्ट से है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिसइक्वालिटी वाला बात है। और कुछ को लग रहा था कि ये कास्ट फीलिंग जो है ना ओरिजिनेट कर देगा लोगों के बीच में। तो लोगों का डिफरेंट टाइप का ओपिनियंस आ रहा था। अब जो ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट चल रहा था, बहुत सारे केसेस फाइल हो रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट जो थी उसने सारे के सारे केसेस को क्लब कर दिया और उसे इंदिरा शाहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का नाम दिया। सारे के सारे केसेस जो थे वो एक साथ क्लब कर दिए गए थे और इसी नाम से जाने जा रहे थे। और लोगों का ये कहना था कि ये जो जॉब रिजर्वेशन वाला जो चीज़ आज के टाइम में इम्प्लीमेंट हो गया है, सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड घोषित कर दे। 11 जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट के बैठे और दोनों साइड्स की बातें को सुना और 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि ये जो पूरा जजमेंट है, मतलब जो भी ये पूरा बिल है ये वैलिड है, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ चेंजेस ले आए गवर्नमेंट ताकि लोग भी इससे सेटिस्फाई हो जाए। तो चेंजेस कुछ इस प्रकार के थे कि जो लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में से अच्छा कर सकते हैं, मतलब अच्छा कमा रहे हैं, उन्हें ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और सभी लोगों ने ये चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया क्योंकि ये कहीं ना कहीं फेयर था। मतलब जो भी अब नहीं एप्लीकेबल है, मतलब जो नहीं सक्षम है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, वो उन्हें ही जॉब रिजर्वेशन मिलेगा और जो अच्छा कर रहे हैं उन्हें नहीं। और एक न्यू ऑफिस मेमोरेंडम जो था ना वो इशू कर दिया गया 8 सितंबर 1993 को। अब ये पूरा जो ऑफिस मतलब ये जो बिल था, एक्ट बना, रूल बना या जो भी हुआ, ये सारे के सारे पार्लियामेंट में बैठ के पास किए जा रहे थे। अगर आपको याद हो तो बीपी सिंह जो थे वो दोनों हाउसेस को इन्फॉर्म किए थे। तो दोनों हाउसेस कहाँ के थे? तो पार्लियामेंट के थे। अब हम लोग पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इंडिया है ना उसमें नेशनल असेंबली जो होती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, उसे पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है। स्टेट लेवल पर इसे लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है और डिफरेंट लैंग्वेजेस में और लोकल लैंग्वेजेस में इसका डिफरेंट नाम भी है, लेकिन ये मतलब एक ही होता है। अब आता है पावर्स ऑफ पार्लियामेंट।
तो पार्लियामेंट जो है ना वो फाइनल अथॉरिटी है लॉ बनाने के लिए हमारे कंट्री में, ठीक है। पार्लियामेंट जो है वो कुछ स्पेशल कंट्रोल एक्सरसाइज करती है गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट का जितना भी पैसा है ना वो पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। पार्लियामेंट जो है वो हाईएस्ट फॉर्म है डिस्कशन का और डिबेट का पब्लिक इश्यूज पर। पार्लियामेंट जो है एग्जिस्टिंग लॉज को चेंज भी कर सकती है। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है ये एग्जाम बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पार्लियामेंट के ना दो हाउसेस होते हैं। अब हम लोग दोनों हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे कंट्री में दो हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लोकसभा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लोकसभा जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होती है लोगों के द्वारा और वो मेन पावर एक्सरसाइज करती है लोगों के बिहाफ में। टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो लोकसभा के हैं वो 543 है। टेन्योर 5 साल का होता है। लोकसभा डिसॉल्व भी हो सकता है और लोकसभा को लोअर हाउस भी बोला जाता है। और लोकसभा कहीं ना कहीं राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल भी है। अब राज्यसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्यसभा जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है और उसे कुछ स्पेशल पावर दिए जाते हैं स्टेट्स पर। और टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं ना वो 252 के अराउंड होते हैं। एग्जैक्ट आप लोग नेट से चेक कर लेना। टेन्योर जो होता है वो 6 साल का होता है और राज्यसभा को अपर चैम्बर और अपर हाउस भी कहा जाता है। अब जो लोकसभा है वो ज़्यादा पावरफुल कैसे है अब हम लोग वो पढ़ेंगे। तो कोई भी जो ऑर्डिनरी लॉ है ना वो दोनों हाउसेस से पास होना होता है, लेकिन अगर दोनों हाउसेस के बीच में डिफरेंस आ रहा है तो एक जॉइंट सेशन बैठाया जाता है जिसमें दोनों हाउसेस के मेंबर्स एक साथ बैठते हैं। और क्योंकि लोकसभा का जो मेंबर है ना वो राज्यसभा से ज़्यादा है, इसीलिए जो लोकसभा की बात है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा भारी पड़ जाती है और लोकसभा का ही मर्जी चलता है अगर किसी भी तरह का डिफरेंस आ रहा है तो। लोकसभा जो है ना वो पावर अपने पास रखती है किसी भी मनी मैटर पे। राज्यसभा किसी भी मनी मैटर को रिजेक्ट नहीं कर सकती जो लोकसभा से पास हो चुका है। हाँ, वो चाहे तो उसे 14 दिन के लिए अपने पास रख सकती है और कुछ चेंजेस सजेस्ट कर सकती है, लेकिन ये पूरा का पूरा लोकसभा पर है कि वो उसे एक्सेप्ट करे या नहीं। लोकसभा जो है ना वो कंट्रोल करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और जो इंसान को मेजॉरिटी मिल गया है ना लोकसभा में वो ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। कोई ऐरा गैरा नहीं बन सकता और राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता, सिर्फ लोकसभा का। अब आता है नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है ना कि अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है, मतलब मेजॉरिटी में है लोकसभा में और मतलब if the majority of Lok Sabha members says that they have no confidence in the Council of Ministers, all the ministers and Prime Minister have to quit। मतलब कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं ना वो मेजॉरिटी में अगर आके ये कह दे कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर पे, तो पूरा का पूरा जो कैबिनेट है ना उसे रिजाइन करना पड़ेगा और ये पावर राज्यसभा के पास नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो कि लोकसभा के कंपैरिजन में राज्यसभा कम पावरफुल। अब आता है एग्जीक्यूटिव। तो जितना भी फंक्शनरीज है ना उसे कलेक्टिवली एग्जीक्यूटिव कहा जाता है और उन्हें एग्जीक्यूटिव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो लोग एग्जीक्यूशन करते हैं पॉलिसीज का, गवर्नमेंट पॉलिसीज का। एग्जीक्यूटिव दो टाइप के होते हैं, पॉलिटिकल और परमानेंट। पॉलिटिकल जो होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं और उन्हें एक फिक्स टेन्योर मिलता है, वो सारे बिग डिसीजंस लेते हैं और पार्लियामेंट में बैठते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो यूपीएससी को पास करके आते हैं और उनके पास पावर बिना टेन्योर के भी बना रहता है। मतलब रूलिंग पार्टी चेंज हो तो भी उनके पास पावर है और रूलिंग पार्टी चेंज नहीं हो तो भी उनके पास पावर है। वो पॉलिटिकल लीडर्स को डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्ट करते हैं। अब आप लोग ये सोच सकते हो कि पॉलिटिकल लीडर्स के पास ज़्यादा पावर क्यों होता है एज कम्पेयर टू द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो इसका आंसर है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है उसके पास ज़्यादा पावर होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव के से, क्योंकि लेकिन ऐसा आप लोग जानते हो कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है एज कम्पेयर टू द पॉलिटिकल लीडर्स, लेकिन वो जो पॉलिटिकल लीडर्स है ना वो पीपल का चॉइस है और वो लोग सुप्रीम माने जाते हैं क्योंकि लोगों ने उन्हें चुन के भेजा है। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव तो बस एक परीक्षा पास करके आ रहे हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा माना जाता है कि जो लोगों की चाह है ना वो ही सुप्रीम है, इसीलिए पॉलिटिकल लीडर्स के पास ज़्यादा पावर होती है। अब आता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री का। वो अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और वो जो अपॉइंट होते हैं ना वो कोई ऐसे ही नहीं हो जाते। जो लीडर होते हैं मेजॉरिटी पार्टी का लोकसभा में उन्हें ही बनाया जाता है प्राइम मिनिस्टर। अगर ऐसा होना कि कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आए तो प्रेसिडेंट जो है उसे अपॉइंट कर सकते हैं जिन्हें उन्हें लगता है कि वो कैपेबल है अपने मेजॉरिटी सपोर्ट को प्रूव करने में।
प्राइम मिनिस्टर के पास एक फिक्स टेन्योर नहीं है, वो डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। अब आता है पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो पावर है कि वो जो है ना चेयर मतलब मेन पर्सन है कैबिनेट मीटिंग के, ठीक है। मतलब सारे के सारे जो कैबिनेट मीटिंग्स है वो उनके मेन हेड है। वो कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, और वो फाइनल डिसीजंस लेते हैं किसी भी तरह के डिसएग्रीमेंट पे, और वो एक जनरलाइज सुपरविजन करते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज पे। मतलब वो किसी भी मिनिस्ट्रीज पे उंगली उठा सकते हैं, और सारे मिनिस्ट्रीज जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही वर्क करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्क लोगों के बीच में, मतलब जो मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में। उनके पास ये पावर है कि वो किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर दे। मतलब उनका मन अगर लगे कि ये नहीं ठीक से काम कर रहा है तो वो उसे डिसमिस कर दे सकते हैं बिना किसी से पूछे। प्राइम मिनिस्टर अगर क्विट कर देना तो पूरा का पूरा जो मिनिस्ट्री है ना पूरे को क्विट करना होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कैबिनेट जो है ना वो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, लेकिन कैबिनेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल इंसान है। मतलब कैबिनेट एक सर्कल है जिसमें से मेन इंसान जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर है। अब आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। मतलब प्राइम मिनिस्टर ही इलेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन प्रेसिडेंट का सिर्फ नाम दे दिया जाता है। मिनिस्टर जो है वो यूजुअली जो पार्टी जीत रही होती है ना, या जो कोलिएशन पार्टी होती है उसी के मेंबर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना वो ऑफिशियली तो मतलब ऑफिशियल नाम है सारे के सारे मिनिस्टर्स का, और उसमें ना यूजुअली 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं डिफरेंट रैंक्स के, ठीक है। आप एक यहाँ चार्ट देख लो। कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो टॉप लेवल लीडर्स होते हैं, टोटल 25 रहते हैं। उसके बाद आता है स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, और वो जो है ना तभी आते हैं किसी भी मीटिंग पे जब उन्हें इनवाइट किया जाता है, और वो छोटे छोटे मिनिस्ट्रीज को कमांड कर रहे होते हैं। अब उससे भी जूनियर लेवल पे आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ये जो है ना कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट कर रहे होते हैं। अब एक क्वेश्चन है, व्हाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका आंसर है, since it is not practical for all the ministers to meet regularly, the decisions are taken in the cabinet meeting. That is why parliamentary democracy is also known as the cabinet form of democracy. ठीक है, तो मतलब इसका ये है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे मिनिस्टर्स हमेशा एक साथ आके बैठ के निर्णय लें। तो इसीलिए जो है ना वो लोग डिसीजन लेते हैं किसी भी कैबिनेट मीटिंग पे, और इसी वजह से हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कैबिनेट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है कभी कभी। अब आता है कैबिनेट सेक्रेटरीस्ट। तो जो सभी के सभी मिनिस्ट्रीज है ना उसमें कुछ सेक्रेटरीज हैं जो कि सिविल सर्वेंट्स हैं, और वो एक नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हैं सारे के सारे मिनिस्टर्स को किस अपने मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग, और उन्हें ही कैबिनेट सेक्रेटरी कहा जाता है। अब प्राइम मिनिस्टर पढ़ लिया, अब हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट जो है ना वो हेड ऑफ द स्टेट है और एक्सरसाइज करते हैं नॉमिनल पावर। प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए इलेक्ट करते हैं उन्हें, ठीक है। और वो सारे के सारे जो ओवरऑल फंक्शनिंग है ना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का हमारे कंट्री में उसे सुपरवाइज करते हैं। प्रेसिडेंट का पावर कुछ इस प्रकार है कि सारे के सारे एक्टिविटीज़ जो है वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होते हैं। सारे लॉज जो हैं और मेजर पॉलिसी जो होते हैं गवर्नमेंट के वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं, और जो मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना वो भी प्रेसिडेंट के नाम पर ही किए जाते हैं। मतलब सारे के सारे चीज़ों में प्रेसिडेंट का साइन होना अनिवार्य है। सारे जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है, अग्रीमेंट्स है, वो प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही होते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्स के हमारे कंट्री में, और एक बिल जो है ना तभी लॉ बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर दे, और प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है। अब आता है जुडिशियरी। लेजिस्लेचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ लिया, अब आता है फाइनली जुडिशियरी। तो सारे जो डिफरेंट कोर्ट्स है ना हमारे कंट्री में उसे कंप्रोमाइज मतलब एक जगह ला करके जुडिशरी के नाम से जाना जाता है। इंडियन जुडिशरी जो है वहाँ पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे लोकल लेवल कोर्ट है, लेकिन जो मेन हम लोग का हेड कोर्ट है ना वो सुप्रीम कोर्ट है। इंडिया के जुडिशरी सिस्टम को इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है ना पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया के कंट्रोल करता है। डिस्प्यूट जो सॉल्व किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो कुछ इस प्रकार है कि किसी भी तरह का अगर सिटीजन के बीच में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट हैंडल कर सकती है। सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है तो भी वो सुप्रीम कोर्ट का केस है। मतलब जैसे इंदिरा शाहनी और यूनियन हुआ था ना, वैसे ही अगर दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो भी वो सुप्रीम कोर्ट का केस है,
और गवर्नमेंट यूनियन लेवल और स्टेट लेवल पर हो रहा है तो भी वो सुप्रीम कोर्ट का ही केस है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि किसी भी तरह का जो मतलब ये किसी भी तरह का जो निर्णय हाई कोर्ट के द्वारा ले लिया गया है उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट में हाई कोर्ट नहीं सुन सकता। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का ये मतलब होता है कि वो किसी भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल से आउट ऑफ है। जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और एडवाइस प्राइम मिनिस्टर का रहता है, और चीफ जस्टिस जो होते हैं उनका भी। सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के वो यूजुअली अपॉइंट होते हैं एज अ चीफ जस्टिस, और जज जो है ना वो मतलब हटा दिया जा सकता है इम्पीचमेंट के प्रोसेस से, लेकिन ऐसा बहुत कम बार देखा गया है और इंडिया के में तो देखा ही नहीं गया शायद। जुडिशियल रिव्यू मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी of any legislation or action of the executive in the country when challenged before the court is known as a judicial review। मतलब जो लेजिस्लेशन या लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट कुछ अगर आया ना किसी भी तरह का उसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है कि कोई भी आदमी ना अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर उसके पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो हर्ट हुए, और इसे ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। आई होप कि ये चैप्टर आप लोगों के लिए ईजी रहा हो और ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।